गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर मैं रेफरेंस, निर्देश और उसके बाद में रिव्यू और रिवीजन पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, फैक्ट पर चर्चा कर चुका हूँ। ये जो बेस है आपको घटनाक्रम पर आधारित है। दोस्त, अभी तक हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटे प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं टॉपिक पर बात करता हूँ। प्रश्न कोश से संबंधित बात करूँगा आज। जो आपको ऑलरेडी अगर आप देखे नहीं होंगे वीडियो तो निर्देश प्रलोकन रिव्यू का जो वीडियो है आप वीडियो देख लें। फिर मैं ट्राई करता हूं दोस्तों कि आप जो है हमारे चैनल पर अगर आप तक बने हुए हैं, अगर आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या अदर स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एक अच्छा माध्यम आपके पास है। ये मेरे प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि आप लोग की जो पढ़ाई एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं तो उसकी बैरेक्ट पे ज़रूर पकड़ बनाइए, उसकी किताबें से देखिए, किताबों में रीड करिए। आप ये देखिए कि ये पर्याप्त नहीं है, इस प्लेटफॉर्म से आपको पूरी चीज़ें मटेरियल आपको पर्याप्त नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए कि आपको हमेशा रिसर्च करनी चाहिए हमें किस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, किस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते। जिस भी स्टेट में आप पेपर देने जाते हैं उस स्टेट के अब तक कितने 10 साल के पेपर लगाइए कि अब तक कितने बार पूछे गए हैं, मेंस में क्या क्या किसके लेवल से पेपर पूछे जाते हैं, तभी आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब आपके सामने ये क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन है निर्देश 113 ऑर्डर 46। निर्देश क्या है? क्वेश्चन कहता है निर्देश क्या है? जब किसी मामले में विधि की वैधानिकता के बारे में विधि की वैधानिकता के बारे में समाधान करना किसी अधीन न्यायालय को आवश्यक हो तो उसके द्वारा उच्च न्यायालय उस संबंध में राय लेना निर्देश। कहने का मकसद ये है, जब किसी मामले में लीगलिटी के बारे में सेटिस्फाइड यानी समाधान करने के लिए किसी सबऑर्डिनेटेड कोर्ट को नेसेसरी हो तो उसके द्वारा उसके ऊपर न्यायालय से उसके संबंध में, उस विधि के राय के संबंध में, उस वैधानिकता के राय संबंध में क्या लेना होता? राय लेना होता हाई कोर्ट से। तो उसी को ही कहा जाता है निर्देश। ठीक, अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है निर्देश संबंधी संहिता कहाँ दिया गया है? तो उत्तर है संहिता की धारा 113 ऑर्डर 46 के अंतर्गत किन मामलों में निर्देश उच्च न्यायालय से प्राप्त किया जाता है। अब इसमें सवाल है किन मामलों में निर्देश उच्च न्यायालय से प्राप्त किया जाता है। तो उत्तर है किसी अधिनियम, किसी भी अधिनियम, किसी भी एक्ट, किसी अध्यादेश ऑर्डिनेंस, किसी भी रेगुलेट यानी विनियम या उनके किसी भी प्रोविजंस की या किसी भी विद्यमानता की या उपबंध की विद्यमानता के निर्धारण के लिए डिटरमाइन के प्रश्न के जो क्वेश्चन ऑफ डिटरमाइन के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त करता है, यही कहा था। अब हम सेकंड देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या है? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को निर्देश लेने के पूर्व किन किन शर्तों को पूर्ति करना आवश्यक है। तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने से पूर्व निम्न शर्तों को पूर्ति करना आवश्यक है। अब क्या क्या शर्त पूर्ति करना आवश्यक है तो हम देखते हैं। पहला कंडीशन है अधीनस्थ न्यायालय की राय, जो मामला उसके समक्ष लंबित है। किसके समक्ष लंबित हो? सबऑर्डिनेटेड कोर्ट है, जिस जुरिडिक्शन में मामला पेंडिंग हो, उसमें किसी लॉ की बात हो, किसी ऑर्डिनेंस की बात हो या किसी विनियम की बात हो या उससे संबंधित उपबंध अविद्यमान या अपरिवर्तनशील है, जो लॉ है वो लॉ इलीगल है, इन्फोर्सेबल है, तो नॉन इन्फोर्सेबल है। दूसरी बात कहता है तो उस संबंध में दूसरी के अधीनस्थ न्यायालय की राय ऐसे मामलों को निपटाने के लिए प्रश्न का विनिश्चय या धोरण आवश्यक है। ये मामला डिसाइड करने के लिए इस प्रश्न का विनिश्चय क्या है, इस प्रश्न का जो है विनिश्चय करना यानी डिटरमाइन करना अवधारण यानी आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या अविद्यमान या अपरिवर्तनशील घोषित नहीं है। यानी थर्ड बात करता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा अधिनियम
कहीं ऐसा अधिनियम या अध्यादेश या विनियम अविद्यमान या अपरिवर्तनीय घोषित ना हो, तब की कंडीशन में निर्देश मांगी जाती है। अब उच्च न्यायालय के निर्देश के संबंध में ऑर्डर 46 नियम 1 क्या उत्पन्न करता है। अब देखते हैं ऑर्डर 46 नियम 1 के अनुसार, ऑर्डर 46 नियम 1 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस न्यायालय से निर्देश निम्न मामलों में पारित की जा सकती है। अब किन किन मामलों में पारित की जा सकती है। पहला है किसी वाद या अपील में पारित डिक्री के विरुद्ध, इस डिक्री में की अपील नहीं होती है। दूसरी, किसी डिक्री के निष्पादन के कार्यवाही में। थर्ड, किसी डिक्री के निष्पादन में या किसी विधि या विधि के बल रखने वाले प्रथा के विषय में प्रश्न उठाने पर जिस न्यायालय पर न्यायालय युक्त संदेह हो, यानी किसी वाद या अपील में पारित डिक्री के विरुद्ध जहां इससे डिक्री अपील नहीं होती हो। दूसरी कंडीशन कहती है किसी डिक्री के निष्पादन यानी किसी डिक्री के एजुकेट की प्रोसीडिंग में। तीसरी बात कहती है किसी डिक्री के एजुकेशन में या किसी भी लॉ के या विधिक बल यानी लीगल फोर्स रखने वाली कस्टम की विषय के प्रश्न उठाने वाले जो क्वेश्चन राइज होता है जिस पर कोर्ट को रीजनेबल डाउटफुल हो। ठीक, क्वेश्चन कहता है यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय या ने निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय के मामले विषय वस्तु भेज दिया जाता है तो ऐसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऑर्डर 46 नियम 2 के अनुसार उपरोक्त स्थिति में ऐसा अधीनस्थ न्यायालय कार्यवाहियों को रोक देगा या निर्देश देने बाद में मामले के आगे कार्रवाई कर सकेगा और उच्च न्यायालय विनिश्चय पर आधारित डिग्री पारित कर सकेगा या आदेश कर सकेगा। यानी आदेश 46 नियम 2 के अनुसार उपरोक्त स्थिति में ऐसे अधीनस्थ न्यायालय कार्यवाहियों को क्या रोक देगा या निर्देश के बाद भी मामले की आगे कार्रवाई कर सकेगा। जो अगर निर्देश भी आगे तो आगे प्रोसीड कर देगा और उच्च न्यायालय के विनिश्चय पर आधारित डिक्री पारित जो उच्च न्यायालय उधर भेजा है उस राय पर उसके आधार पर क्या है डिक्री पारित कर देगा, ये बात करता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय निर्देश देने वाले न्यायालय डिक्री के आदेश संबंध में क्या सकती है। तो आदेश 46 नियम 5 के अनुसार उच्च न्यायालय डिक्री या आदेश के परिवर्तित या रद्द या वापस करा सकता है। क्या करा सकता है। आदेश 46 नियम 5 के अनुसार उच्च न्यायालय डिक्री या आदेश को परिवर्तित रद्द या आपत्त करा सकता है जिसे निर्देश देने वाले न्यायालय ने उस मामले में दिया जिसमें निर्देश उठा था, तब मामले में संशोधन के लिए लौटा सकता है या अन्य आदेश को जो न्यायोचित हो दे सकता है, ये बात कहता है। ठीक, अब हम देखते हैं पुनर्विलोकन की बात है, रिव्यू की बात है। इसका जो है धारा 114 है, आदेश 47 है। पुनर्विलोकन से संबंधित प्रावधान संहिता में कहाँ दिए गए हैं तो संहिता की धारा 114 आदेश 47 के अंतर्गत है। पुनर्विलोकन है क्या। पुनर्विलोकन जो है ये है क्या। पुनर्विलोकन उसी न्यायालय द्वारा जिसने निर्णय पारित किया है, उसी न्यायालय द्वारा जिसने जजमेंट पास किया है, अपने निर्णय की विधिक जो अपने निर्णय की क्या विधिक तथ्यागत प्रज्ञात्मक त्रुटियों को पुनः सुनकर शुद्ध करना। यानी जो अपने ही डिक्री कोई आदेश पारित करता है तो उसके जो है लीगलिटी या उसके जो फैक्ट उसके जो प्रोसीडिंग में कोई त्रुटियाँ हो तो उसे पुनः शुद्ध कर सकता है, ये बात करता है पुनर्विलोकन। किसी डिक्री या आदेश विनिश्चय पुनर्विलोकन कब उपलब्ध होगा। धारा 114 आदेश 47 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में पुनर्विलोकन का आवेदन किया जा सकता है। पहला, जहां किसी ऐसे डिक्री या आदेश की विरुद्ध अपील, जहां किसी ऐसे डिक्री या आदेश की विरुद्ध अपील नहीं की जाती है जबकि अपील हो सकती है। अपील नहीं की जा सकती, अगर वो अपील नहीं की गई है उसकी जो है किया जा सकता है लेकिन उसका अपील का ग्राउंड बचा रहता है। दूसरी कंडीशन कहता है जहां किसी डिक्री या आदेश की विरुद्ध अपील का प्रावधान न हो, जहां कोई पक्षकार लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किए गए विनिश्चय से अपने को विद्युत मानता हो, ये कंडीशन बताए गए हैं।
पुनर्विलोकन किन आधारों पर हो सकता है? आदेश 47 नियम 1 के अनुसार पुनर्विलोकन का आवेदन निम्न आधारों पर दिया जा सकता है। पहला है, जहां कोई नया यूँ आवश्यक विषय यूँ साक्ष्य प्रकट होता हो। जहां कोई नया यूँ आवश्यक विषय या साक्ष्य प्रकट होता हो, जहां विधि प्रक्रिया या तथ्यगत भूल या त्रुटि प्रत्यक्षता अभिलेख प्रदर्शित हो किसी अन्य पर्याप्त आधार पर। क्वेश्चन कहता है पुनर्विलोकन, एक मिनट, पुनर्विलोकन का आवेदन कहाँ दिया जाएगा? तो आदेश 47 नियम 1 के अनुसार पुनर्विलोकन का आवेदन उसी न्यायालय में दिया जाएगा जिसने डिग्री पारित की है या आदेश दिया है। क्या पुनर्विलोकन संबंधी आवेदन किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है? तो उत्तर नहीं। पुनर्विलोकन हेतु आवेदन वही व्यक्ति दे सकता है जो डिग्री आदेश के पक्षकार है। न्यायालय अपनी निर्णय या पुनर्विलोकन के शर्त का न्यायालय की अंतर्निहित शर्त है? तो उत्तर नहीं। न्यायालय की पुनर्विलोकन के शर्त कोई अंतर्निहित शर्त नहीं है, बल्कि ये एक संविधि द्वारा प्रदत्त शर्त है। क्या कोई न्यायालय स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन कर सकता है? तो उत्तर नहीं। सिविल न्यायालय स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है जब तक पक्षकार इसके लिए आवेदन न करे। पुनर्विलोकन का आवेदन कब नामंजूर किया जाएगा? उत्तर है, पुनर्विलोकन संबंधी आवेदन निम्नलिखित परिस्थितियों में नामंजूर कर दिया जाएगा। पहला है, आदेश 47 नियम 4 के अनुसार जहां पुनर्विलोकन के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, आवेदन विरोधी पक्षकार को इस संबंध में सुने जाने सम्मत बनाने वाली, क्या है, सम्मत बनाने वाली पूर्ववर्ती सूचना के बिना दिया गया हो, तथा यदि आवेदन नई बात के या साक्ष्य का पता चलने के आधार पर दिया गया हो तो आवेदक इसकी ज्ञान, डिग्री या आदेश पारित किए जाने के समय नहीं था। ऐसे अभिकथन पूर्ण सबूत के न दिए जाने पर हो। दूसरी कंडीशन है, आदेश 47 नियम 6 के अनुसार जहां पुनर्विलोकन का आवेदन एक से अधिक न्यायाधीश द्वारा सुना जाता है और न्यायालय की राय में बराबर बांटा गया हो। ठीक। क्वेश्चन है, क्या पुनर्विलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश या डिग्री पुनर्विलोकन हो सकता है? उत्तर नहीं। आदेश 47 नियम 9 के अनुसार पुनर्विलोकन की में जो आदेश दिया गया है या डिग्री पारित की गई उसका पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। पुनर्विलोकन के आवेदन हेतु समय सीमा क्या है? तो उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विलोकन के अतिरिक्त अन्य न्यायालय में पुनर्विलोकन के आवेदन समय सीमा 30 दिन का निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का जो है 115 है। संहिता के पुनरीक्षण संबंधी उपबंध कहाँ दिए गए हैं? तो संहिता की धारा 115 के अंतर्गत दिए गए हैं। पुनरीक्षण का उद्देश्य क्या है? पुनरीक्षण का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई क्षेत्राधिकार से संबंधित त्रुटियों का निवारण करना होता है। पुनरीक्षण का अधिकार किससे होता है? तो धारा 115 के अंदर केवल उच्च न्यायालयों को होता है। क्या तथ्यगत मामले में पुनरीक्षण हो सकता है? नहीं। पुनरीक्षण केवल अधीनस्थ न्यायालय का द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधित त्रुटियों के मामले में ही पोषणीय है। क्या किसी उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के अधिकारता के प्रयोग कौन कौन शर्तें पूरी होनी आवश्यक है? उत्तर है, धारा 115 के अनुसार पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्न शर्तों को पूरी होना जरूरी है। यानी 115 के अंदर जो है जो रिवीजन के जो राइट्स हैं उसके निम्न कंडीशंस हैं, उसके कंडीशंस देखते हैं। पहला कंडीशन क्या कहता है? मामले के अधीनस्थ न्यायालय यानी मामले का जो मामला है उसको सबनेटेड कोर्ट द्वारा क्या हो? डिटरमाइन हो, यानी विनिश्चित हो। ऐसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हो, यानी ऐसे अधीनस्थ न्यायालय जो सबनेटेड कोर्ट और हाई कोर्ट के सबनेटेड कोर्ट के अकॉर्डिंग्स हो। तीसरी कंडीशन कहता है विनिश्चय या आदेश ऐसे हो कि उसके विरुद्ध अपील पोषणीय न हो। जो विनिश्चय है या आदेश है ऐसे हो जो उसके विरुद्ध जो है अपील पोषणीय न हो। चौथी कंडीशन कहती है यस ऐसे अधीनस्थ न्यायालय के ने क्षेत्राधिकार संबंध में निम्नलिखित त्रुटियाँ की हो, उसने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उसमें विधि जो निहित नहीं हो, अपने निहित अधिकारता का प्रयोग करने में असफल रहा हो। ठीक। उसने जो है क्षेत्राधिकार प्रयोग में अवैध रूप से या तात्विक रूप से अनियमितता की गई हो। अब हम बात करते हैं
क्या पुनरीक्षण उन मामलों में उपलब्ध है जहां पीड़ित पक्षकार अपील का अधिकार प्राप्त है? उत्तर नहीं। धारा 115 के अनुसार पुनरीक्षण का अधिकार उन मामलों में उपलब्ध नहीं है जहां पीड़ित पक्षकार का अपील का अधिकार है। क्या पुनरीक्षण किस मामले में भी किया जा सकता है? उत्तर हाँ। पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निश्चित मामले में किया जा सकता है। मामला शब्द अति व्यापक माना गया है। मामला शब्द अति व्यापक सर्वोच्च न्यायालय किस मामले से अवधारित किया गया है? तो बलदेवदास बनाम फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स AAR 1970 के मामले में किया गया है। क्या धारा 115 अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध प्रयोज्य है? हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार धारा 115 के अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध प्रयोज्य है। क्या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय किसी डिक्री या आदेश के फेरफार कर सकता है, उसमें उलट सकता है, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील की गई है? उत्तर 115 के 2 के अनुसार जहां किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध किसी अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील की गई, वहां उच्च न्यायालय पुनरीक्षण की शर्त का प्रयोग करने वाला जिला न्यायालय पुनरीक्षण में ऐसे डिक्री या आदेश में फेरफार या परिवर्तित नहीं कर सकता है। क्वेश्चन है, क्या उच्च न्यायालय धारा 115 के अंतर्गत दाखिल पुनरीक्षण के अधीनस्थ न्यायालय लंबित मामले में कार्रवाई का स्थगन का प्रभाव रखेगा? उत्तर 115 के 3 के अनुसार कोई वाद या कार्यवाही अन्य न्यायालय में लंबित है के विरुद्ध मात्र उच्च न्यायालय पुनरीक्षण होने का स्थगित नहीं हो जाएगी जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित का आदेश पारित न कर दिया गया हो। पुनरीक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में अधिकारिता किसे प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1991 उत्तर प्रदेश राज्य संबंध पुनरीक्षण अधिकार उच्च न्यायालय के साथ जिला न्यायालय को भी प्राप्त है। अब क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय के पुनरीक्षण के संबंध में कितनी सीमा तक अर्थ क्षेत्र अधिकार प्राप्त है? उत्तर प्रदेश संशोधन 2000 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 लाख रुपए के ऊपर के मामले को तथा जिला न्यायालय को 5 लाख रुपए तक मामले को पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। क्या पुनरीक्षण उच्च न्यायालय जिला न्यायालय का विवेकाधिकार है? यस। उत्तर है यस हाँ। उत्तर यस हाँ। पुनरीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा या जिला न्यायालय के विवेकाधिकार पक्षकार के साधिकार का दावा नहीं कर सकता है। पुनरीक्षण के आवेदन की परिसीमा क्या है? तो पुनरीक्षण के आवेदन की डिक्री या आदेश के विरुद्ध आदेश के प्राप्त होने की डिक्री के 90 दिन के भीतर ही दाखिल किया जा सकता है। 90 दिन के भीतर ही डिक्री दाखिल किया जा सकता है। दोस्तों अभी तक मैं यहीं से भी अपना वीडियो विराम लगाता हूँ। अगले जो वीडियो मैं बनाऊँगा अपील से संबंधित बनाऊँगा। जब तक हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को, अगर आप हमारी वीडियो लाइक करें तो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।